हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि विक्रम साराभाई वो पहले आदमी थे जिन्होंने अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखी। चाहे वो पीआरएल हो या इसरो, दोनों के ही पिता कहलाते हैं विक्रम साराभाई। और अब धीरे धीरे इसरो का एक नया मिशन आप सबके सामने सुनाई दे रहा है, और वो है गगनयान। गगनयान भारत का पहला मानव युक्त मिशन रहेगा, जिसमें 3 व्यक्ति जाएंगे और वो 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे। ये भारत के लिए सबसे बड़ा गौरव और सम्मान का समय है। हमारा प्लान है और गवर्नमेंट का ये हमारे ऊपर रिक्वेस्ट है कि हम इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को मून पर 40 में भेजें। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको एक एजेंडा दिया है कि हम अंतरिक्ष स्टेशन की भी स्थापना करें, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की। और ये एक पूरी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम एक्सप्लोरेशन ऑफ सोलर सिस्टम कर सकते हैं। मून पर जाने के बाद अगर हम हैबिटेट कर सकते हैं तो मून को हम लॉन्च बेस बना करके अन्य प्लैनेट्स पर जा सकते हैं, चाहे हम मरकरी पर जाएं या एस्ट्रॉइड्स में जाएं या वाहे प्लैनेट जाने के जुपिटर सैटर्न का एक्सप्लोरेशन करें। तो ये एक लॉन्ग टर्म विजन है भारत सरकार का और इसरो के साइंटिस्टों का कि हम इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करें जिससे कि हम लोग एक्सप्लोरेशन करें। भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम में दशकों से कार्यरत है। 2 अप्रैल 1984 जब विंग कमांडर राकेश शर्मा ने पहली बार उड़ान भरी थी, वो पहले भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए थे। 23 अगस्त 2023 जब विक्रम लैंडर ने चंद्रयान 3 के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर लैंड किया था, और उसके बाद आदित्य L1 जो L1 पॉइंट तक पहुंच पाया है। चंद्र पे गए थे तो 3,84,000 किलोमीटर दूर था चंद्र। ये L1 पॉइंट यहाँ से 15 लाख किलोमीटर दूर है, तो वहाँ तक जाना और फिर वहाँ से कमांड दे के उसको वो ऑर्बिट में इंसर्ट करना। और सूरज वहाँ से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आप पता लगा से कि हम तो अभी 1% तक ही गए हैं सूर्य की ओर, बट वहाँ से ही ऑब्जर्व करना पड़ेगा क्योंकि सूर्य के ज़्यादा नज़दीक नहीं जा सकते। सन पर होता क्या है कि बहुत से प्रोसेस हो रहे हैं और इसमें से कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसके कारण जो है सन का टेम्परेचर सतह पर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है कोरोना में। और कोरोना ही हमको दिखाई पड़ता है जब सोलर इक्लिप्स होता है, अदरवाइज कोरोना हमको दिखता नहीं है क्योंकि किरणें बनाते थे बाहर की। हाँ, वो एक्चुअली क्या है कि उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि सन का टेम्परेचर की वजह से इतनी वाइट लाइट जो आ रही है वो कोरोना को देखने नहीं देती है। तो बोलता है ना, एक बूंद बूंद से सागर भरता है, तो वहाँ पे ये माइक्रो फ्लेयर ही शायद है जो कि इतनी हीटिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस समय विश्व में जितने भी एक्सरे मॉनिटर्स लगे हुए हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं डिफरेंट मिशंस पर, उसमें सबसे ज़्यादा सफिस्टिकेटेड जो सफिस्टिकेशन है वो XSM में है, जो कि PRL में बनाया गया। 94 दिनों के सफ़र के बाद वो वहाँ पहुँच गया था और उसको L1 ऑर्बिट इंसर्शन बहुत ही सक्सेसफुली कर दिया गया था। वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था। तो वहाँ पे ये ऑर्बिट में अच्छी तरह से आदित्य प्रस्थापित हो चुका है। और ये पॉइंट की ये विशेषता है कि जो पृथ्वी है, ये जो सैटेलाइट है हमारा आदित्य L1 और सूर्य है, तीनों एक साथ घूमते हैं, तो हमको कंटिन्यूस कवरेज मिलता है सूर्य का। तो सूर्य पे जो भी हो रहा है उसका हर एक क्षण की माहिती हमको मिल रही है अलग अलग सेंसर्स के द्वारा, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। तो लगभग 7 इंस्ट्रूमेंट हमने वहाँ पे लगाए हैं, जिसमें 4 रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है और 3 इन सिटू जो L1 पॉइंट के आजू बाजू वहाँ जो हो रहा है उसका परीक्षण करते हैं, और बाकी 4 सूर्य की ओर देखते हैं और सूर्य के बारे में हमको बता सकते, जिसमें सॉफ्ट एक्सरे, हार्ड एक्सरे, अलग प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट है, वेलसी जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, उसका भी कैलिब्रेशन चल रहा है। आदित्य L1 मिशन जो है वो मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी है, जिसमें कि हम विजिबल, अल्ट्रावायलेट, सॉफ्ट एंड हार्ड एक्सरेस और इसके साथ साथ चार्ज पार्टिकल का मेजरमेंट भी कर रहे हैं। तो एक ऑब्जर्वेटरी में हम मल्टी वेवलेंथ, मल्टी पार्टिकल ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि अब जो सन से हमारे फोटॉन्स आ रहे हैं वो तो राइट फ्रॉम गामा रेज टू रेडियो वेवलेंथ है, तो एटलीस्ट एक पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम राइट फ्रॉम एक्स रेज टू विजिबल तो हम मेजर कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम जो प्लाज्मा आ रहा है उसका भी मेजरमेंट कर रहे हैं।
जो कि अन्य मिशनों में नहीं होता है। जनवरी 6 को 2024 में आदित्य L1 अपना काम करना शुरू किया, लेकिन हमारे जो सैटेलाइट, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है एस्पेक्स, ये पहला इंस्ट्रूमेंट है जो जब लॉन्च हुआ उसके 1 हफ्ते के बाद से ही काम करना शुरू कर दिया था। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है एस्पेक्स। एस्पेक्स मतलब आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। वो सौर कण जो आते हैं सन से, उसको मापने के लिए है। इसका खासियत ये है दैट इसका 3 खासियत है। एक तो लो एनर्जी, कम एनर्जी वाला पार्टिकल को मेजर कर सकता है, एंड उसके साथ साथ ये हाई एनर्जी पार्टिकल भी मेजर कर सकता है। इसके पास चारों तरफ से, चारों दिशा से जो पार्टिकल आ रही है उसको मापने की क्षमता है। और तीसरी ये है दैट इसमें जो सोलर विंड में जो 2 मेजर पार्टिकल्स है, जैसे अल्फा प्रोटॉन्स है, अल्फा पार्टिकल है, उसको अलग अलग करके मापने की ताकत है आदित्य L1 एस्पेक्स पेलोड में। तो आदित्य L1 में एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है VLC, विजिबल लाइन एमिशन कोरोनोग्राफ, यानी कि आप सन की लाइट को ब्लॉक कर दीजिए तो आपको चारों तरफ जो कोरोना है उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता लगेगा। लेकिन ये कोरोना ये बताता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये नहीं बताता कि उसमें हो क्या रहा है। तो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट था XSM, उसने ये बताया कि सन पर जब ये एक्टिविटीज़ 11 साल में कम या ज़्यादा होती हैं, जिसको हम सोलर साइकिल बोलते हैं, तो डीपेस्ट मिनिमम ऑफ द लास्ट सेंचुरी, जो कि करीब 2016, 17, 18 के आसपास की थी, उसमें भी वहाँ पर सोलर फ्लेयर हो रहे हैं सन पे। जबकि हमको दिखता है कि सूर्य बहुत शांत है उस समय पे, लेकिन छोटे छोटे माइक्रो फ्लेयर्स हो रहे थे, नैनो फ्लेयर्स हो रहे थे। वो हमारे इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इसलिए बताया जा सका क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी सबसे ज़्यादा है, और इसी के कारण हम ये बता सके कि वहाँ पर माइक्रो फ्लेयर्स, जिनको हम बोलते हैं सब ए क्लास फ्लेयर्स हैं, वो हो रहे हैं। एक धारणा है कि शायद ये जो छोटे छोटे फ्लेयर होते हैं जो दिखते नहीं हैं हमको, वही जो है 1 मिलियन के डिग्री केल्विन टेम्परेचर दे रहे हैं। तो इस प्रकार की नवीन जानकारी हमको चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के इंस्ट्रूमेंट XSM से मिली। और इसके साथ साथ हमको ये भी पता लगा कि ये जब फ्लेयर्स छोटे वाले होते हैं तो ये क्या एक्टिव रीजन्स में होते हैं या फ्लेयरिंग के समय पे ही होते हैं या ऐसे ही होते रहते हैं। तो इसके प्रकार की जो जानकारियाँ मिली हैं, इससे हमको ये पता लगा कि सन पर हर समय फ्लेयर होते रहते हैं, चाहे सोलर मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा। यानी कि जो टेम्परेचर है कोरोना का 1 मिलियन, वो बना ही रहेगा, क्योंकि फ्लेयर तो हो ही रहे हैं, हमको नहीं दिखते थे, अब हमको पता लग गया कि वहाँ होते हैं। ओके, तो ये एक हाइपोथेसिस है कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि फ्लेयर होते हैं। सूरज की तरफ का हमारा पहला मिशन था आदित्य L1, जो आज भी हमें अलग अलग तरीके से आंकड़े दे रहा है। और वो कैसे दे रहा है? तो आधुनिक उपकरणों के माध्यम से। इसी के साथ साथ हमें ये भी पता चला है कि सूरज पर भी तूफान उठते हैं, जिसे कहा जाता है सौर्य तूफान। और इसी के साथ साथ इस पर अलग अलग विषयों पर चर्चा की जा रही है, रिसर्च किया जा रहा है। बट इवेंचुअली हम क्यों कर रहे हैं सब? क्योंकि इससे वजह से हम ये मॉडल ये जानना चाहते हैं कि कब हमको ज़्यादा क्षति पहुंचेगी। सूरज की जो स्टॉर्म्स हैं, सोलर स्टॉर्म्स बोलते हैं, दैट कैन बी ह्यूज। हम अर्थ तो हम कुछ प्रिवेंट नहीं कर सकते, बिकॉज अर्थ रेडियस इज 100 टाइम्स स्मॉलर देन दैट सन's रेडियस। सो समथिंग इज कमिंग फ्रॉम द सन टू अर्थ, वी कैन ओनली प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, वी कांट प्रिवेंट थिंग्स, बिकॉज द स्केल तो बहुत ज़्यादा है उसका। तो स्पेस टेक्नोलॉजी जो है वो परवेसिव हो चुकी है हमारी लाइफ में, और उसको बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसको अफेक्ट करने वाली प्रोसेसेस की भी स्टडी करें। इसीलिए एक मिशन है हमारा दिशा मिशन, जो कि इंडिया का या इसरो का मिशन है, और हम उस तरीके से ये पता कर पाएंगे कि आगे भविष्य में जो किस प्रकार की प्रक्रिया हो रही हैं होंगी, उनको हम कैसे मिटिगेट कर सकें। सुबह और शाम में खांसी ज्यादा आती है। जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम है, सुबह और शाम में खांसी क्यों ज्यादा आती है? क्योंकि बाउंड्री लेयर बहुत सैलो होती है और एटमॉस्फेरिक पार्टिकल डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाती है। सुबह में थोड़ा कम होती है क्योंकि सुबह में एटमॉस्फेयर थोड़ा क्लीन होता है, लेकिन शाम को आप देखिए कितनी बाउंड्री लेयर सैलो है और पूरा एटमॉस्फेयर भरा हुआ है। आप दिल्ली की बात लीजिए, दिल्ली जाड़ों में क्यों गैस चैम्बर बन जाती है? जाड़ों में जो बाउंड्री लेयर दिल्ली के ऊपर है वो कभी भी 500-700 मीटर के ऊपर नहीं जाती है और पोल्यूटेंट्स बहुत सारे बढ़ जाते हैं। तो
पोल्यूटेंट्स की डेंसिटी जो है पर यूनिट वॉल्यूम वो दिल्ली में बहुत हो जाती है, इसीलिए वहां पे वायु की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, वायु की गुणवत्ता बहुत खराब हो जाती है। तो खाली पोल्यूटेंट बढ़ना ही जिम्मेवार नहीं है, बाउंड्री लेयर का सैलो होना भी जिम्मेवार है, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको हम नहीं कंट्रोल कर सकते। तो हम केवल नंबर ऑफ पोल्यूटेंट्स को घटा सकते हैं। एरोसोल्स चाहिए और मॉइस्चर चाहिए कि क्लाउड्स बने, और क्लाउड्स बनेंगे तो रेन होगा। नेचुरल है, क्लाउड्स कहाँ जाएंगे, कहीं ना कहीं तो गिरेंगे, कहीं ना कहीं तो बरसेंगे अगर बन गए तो। लेकिन अगर आप पास इतने सारे सीसीएंस बन गए कि ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, मॉइस्चर इतना ज़्यादा नहीं है, तो क्लाउड्स ग्रो ही नहीं करेंगे तो रेन नहीं होगा। तो ये जो पैटर्न चेंजेस हो रहे हैं, ये हो रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, सीसीएंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ह्यूमिडिटी जो ग्रो कर रही है वो इतने अमाउंट के क्लाउड नहीं बना पा रही है। लेकिन जब क्लाउड बन जाते हैं तो एकदम से बरस जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि एक स्टॉर्म, क्लाउड बस्ट हो गया, क्लाउड स्टॉर्म हो गया। तो ये जो प्रक्रिया हैं ये सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं, और इसका प्रभाव हम सबको देखने को मिल रहा है अपने जीवन में। सूरज का तेज प्रकाश तो आपने देख लिया, अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा जिस शब्द में ही माँ का प्रतीक है, चंद्रमा जो कि शीतलता का भी प्रतीक है। और चंद्रयान 3 जब विक्रम लैंडर लैंड हुआ था तो उस जगह को भी हमने नाम दिया था शिव शक्ति पॉइंट। शिव जो कि आदि अनादि है, और शक्ति यानी माँ, यानी ममता की मूरत, जो कि शीतलता का भी प्रतीक है। तो चलिए चंद्रमा की इस शीतलता को भी महसूस करते हैं। एक तो ये बात निकल के आई कि ये जो सदर्न लैटिट्यूड पर हमारा लैंडिंग हुआ, जिसको अब हम शिव शक्ति पॉइंट बोलते हैं, वहाँ पर एलिमेंटल कंपोजिशन क्या है, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिकॉन, मैग्नीज, क्रोमियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी कंपोजिशन क्या है, और क्या ये कंपोजिशन जो अपोलो और लूना लैंडिंग हुई थी वहाँ से अलग है क्या। तो हमको जो आंकड़े मिले हैं वो ये बता रहे हैं कि मोर और लेस सिमिलर है, बट हाँ थोड़ा अलग है। दूसरा ये बताया कि करीब करीब 100 मीटर के एरिया में जहाँ जहाँ रोवर ने मेजरमेंट किया, और रोवर ने एक ही जगह मेजरमेंट नहीं किया, रोवर ने ऐसी जगह पे भी मेजरमेंट किया जहाँ पे वो रोवर गया था और वापस उसी जगह पे लौट के आया, तो उसने जो सॉइल थी उसको कुरेदा और रफनेस क्रिएट करने के बाद भी नीचे से सॉइल निकल के इसका भी मापन किया, और तब भी ये पता लगा कि पहले 2-3 सेंटीमीटर में सॉइल की कंपोजिशन मोर और लेस यूनिफॉर्म है 100 मीटर के एरिया में। तो इसको अब उपयोग किया जा सकता है रिमोट सेंसिंग के लिए, ग्राउंड ट्रूथ के लिए। तो कोई भी मिशन जो ऑर्बिटर मिशन है वो इस शिव शक्ति पॉइंट को एक रेफरेंस पॉइंट के रूप में यूज कर सकता है। दूसरा हमको पता लगा कि वहाँ पर मैग्नीशियम जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट धातु है, उसकी जो कंपोजिशन है वो और अबंडेंस है वो थोड़ी ज़्यादा है कंपेयर टू अदर प्लेसेस। ये कब है, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो थोड़ा हैवी है, तो ये मैग्नीशियम नीचे नीचे अंदर जो है मून के अंदर बैठता है। लेकिन ये जो शिव शक्ति पॉइंट था उसकी डिस्टेंस, एक बहुत बड़ा क्रेटर है मून पे जिसको हम बोलते हैं साउथ पोल एर्थकेन बेसिन। वो सबसे बड़ा क्रेटर है पूरे सोलर सिस्टम में, और वो जब क्रेटर बना होगा तो वहाँ से बहुत सारा मटेरियल आसपास के एरिया में फैला होगा। तो ये अब हमारा अनुमान है और हमारी ये हाइपोथेसिस है कि वहाँ से जो मटेरियल आया, जो कि नीचे से आया मून के, उसने जो है मैग्नीशियम जो डिपॉजिट किया वो हमको अब दिखाई दे रहा है, हो रही है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसीलिए इस मिशन के द्वारा प्राप्त किए गए आंकड़ों पर जो हम लोगों ने पेपर लिखा, साइंटिफिक पब्लिकेशन जो लिखा, उसको विश्व के सबसे सर्वोत्तम इंटरनेशनल जर्नल नेचर द्वारा एक्सेप्ट किया। Chart showing what the lunar soil in the region, in the south polar region where the Chandrayaan 3 landed, what the soil composition looks like, where you see that apart from oxygen, because all elements are present in oxide form, silicon, aluminium, calcium, magnesium, iron, as well as various other small quantities of different elements are seen. चंद्रमा की शीतलता के बारे में तो हम सब ने सुना है, लेकिन क्या आपको पता है कि चंद्रमा की सतह पर भी तापमान बदलता है, उसकी गहराइयों में भी तापमान बदलता है। जब PRL के माध्यम से, संशोधन के माध्यम से ये पता लगाया गया कि 10 सेंटीमीटर के अंदर ही चंद्रमा का तापमान बहुत बदलता है,
कैसे? तो चंद्रमा के 10 सेंटीमीटर के रेंज में जो सबसे ऊपर की सतह है वहाँ पर हो सकता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो, लेकिन जैसे ही आप 10 सेंटीमीटर अंदर जाएंगे तो वहाँ पे तापमान पूरा ठंडा हो जाएगा। यानी कि ऐसा है कि एक बीच में बहुत बड़ा कंबल है जो गर्म को गर्म रख रहा है और ठंडे को ठंडा। चांद का बुखार नापना बहुत ही ज़रूरी है। उसका कारण ये है कि आपको उस रिगोलिथ की प्रॉपर्टीज़ का यूटिलाइजेशन करना है। चांद की मिट्टी जिसको बोलेंगे सॉइल, हम लोग उसको रिगोलिथ वर्ड यूज़ करते हैं साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में, बट कहें कि चांद की जो मिट्टी है, सॉइल है, उसको कैसे हम उपयोग करें। अब हमको ये पता लग गया कि जो टॉप लेयर है वो हाईली नॉन कंडक्टिंग है, तो कल को अगर हमको वहाँ पर मकान बनाने पड़े हैबिटेट के लिए, मानव के रहने के लिए, जिसका कि काफ़ी संभावनाएं हैं, कुछ दशकों में शायद ऐसा हो पाएगा, तब वो घर ऑटोमेटिकली जो है इस प्रकार के बनेंगे जहाँ पर कि हीट बाहर से अंदर नहीं आएगी या अंदर की हीट बाहर नहीं जाएगी। तो मतलब कह सकते हैं कि थर्मल ब्लैंकेट, जैसे जाड़े में हम लोग ब्लैंकेट या रजाई लेके सोते हैं क्योंकि हमारी हीट बाहर ना जाए, हमको ठंड ना लगे, तो उस प्रकार का उपयोग जो है किया जा सकता है। सनलिट रीजन जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और पोलर रीजन जहाँ पर बिल्कुल स्लांटिंग सूर्य की किरणें पड़ती हैं, उसमें टेम्परेचर डिफरेंस ऑलमोस्ट 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। तो यानी कि सूर्य का जहाँ पे डायरेक्ट सूर्य किरणें पड़ रही हैं वहाँ टेम्परेचर करीब 400 केल्विन, और जहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं वहाँ पे 50 केल्विन। तो आप देखिए 300 केल्विन से ऊपर का टेम्परेचर वेरिएबिलिटी होता है। ये तो बात करें आप सतह की। अगर आप अंदर जाएं तो जो चास्ते एक्सपेरिमेंट था जो कि चंद्रयान 3 लैंडर पर लगा हुआ था, मैं आपको ये लैंडर का एक दिखाता हूँ कि ये जो कंबाइंड कंपोजिट है, इसमें ये पार्ट प्रोपल्शन मॉड्यूल का है और ये लैंडर का है। इस लैंडर ने वहाँ पर मून पे जाकर लैंड किया, और इस साइड में हमारा एक ये देखिए ये एक्सपेरिमेंट था जिसको हम कहते हैं चास्ते, और ये चास्ते जो है ऐसे करके एंड में डिप्लॉय करके मून की सतह पर 10 सेंटीमीटर के अंदर दूरी तक गया, और वहाँ पर इसने 10 डिफरेंट जगह पर, डिफरेंट हाइट्स पर इसने टेम्परेचर का मापन किया, और इसने बताया कि 10 सेंटीमीटर के अंदर ही करीब करीब 50 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, तो आप ये समझ लीजिए कि चंद्रमा की जो सतह है वो ऑलमोस्ट नॉन कंडक्टिंग। अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, इसमें चंद्रमा की सतह से एक्सरेज डिटेक्ट करने के लिए एक साथ में हमको रेडिएशन सोर्स लेके जाना पड़ता है। तो ये हमने ये स्पेसिफिकली ऐसा डिज़ाइन किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 6 जगह है उसके अंदर हम ये क्यूरियम 244 का नाम का जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है वो सोर्स यहाँ पे रखते हैं। इम्पॉर्टेंट इज़ कि वो उसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो मतलब कभी कभी वो रेडियो एक्टिविटी, जैसे आप सबको पता है कि थोड़ा सा हैजार्डस होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटेंस रेडियो एक्टिविटी है। तो उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी इलाबोरेट अरेंजमेंट किए हैं कि जैसे हम प्रयोग लेबोरेटरी में करेंगे, उसका टेस्ट करेंगे, या इवन लॉन्च टाइम पे हम कैसे उसको सेव कर सकते हैं, तो इसके लिए एक अलग से हमने पूरा सिस्टम बनाया था। और ये पार्ट वो हमने पहले से डिज़ाइन ऐसे किया था कि वो एकदम लास्ट मोमेंट पे, जैसे ही वो रोवर चंद्रयान 3 के लैंडर के अंदर बंद होने वाला है, उससे पहले सबसे लास्ट एक्टिविटी जो था लॉन्च से ऑलमोस्ट 10 दिन पहले हमने ये उसे वो पार्ट वहाँ पे जाके लगाया था। ये हम लोगों का जो एक्सपेरिमेंट था उसका ये मेन उद्देश्य था कि हम ये पता करें कि हीट जो है सतह से अंदर कैसे जाती है, और उसका तरीका है कि अगर हम डिफरेंट हाइट्स पर टेम्परेचर को मेजर करें। और क्योंकि हम लोग को ये थोड़ा तो आभास था पहले मिशनों के द्वारा कि मून की सतह जो है वो बहुत नॉन कंडक्टिंग है, बट वो नॉन कंडक्टिंग कितनी कंडक्टिंग हीट करती है इसका पता नहीं था हमको। तो ये जो मिशन था चंद्रयान 3, इसने पहली बार ये बताया कि कितनी नॉन कंडक्टिंग है, और दूसरा इसमें एक 8 सेंटीमीटर की दूरी पर अंदर एक हीटर लगा हुआ था, और उस हीटर को हमने ऑन करके ये पता किया कि वहाँ पर कंडक्टिविटी कितनी है, एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी 8 सेंटीमीटर डेप्थ पर, और इससे ये पता लगा कि रियली मून का जो सरफेस है वो हाईली नॉन कंडक्टिंग है और थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही लो है। पहले 10 सेंटीमीटर का मापन किसी ने आज तक नहीं किया है। जो अपोलो मेजरमेंट्स हुए थे वो सीधा 1-2 मीटर अंदर चले गए,
और उनका इंटरेस्ट था कि हम जो टेम्परेचर है नीचे वहाँ जाके देखें कि कितना टेम्परेचर है। तो वो तो ड्रिलिंग मशीन लेके गए ह्यूमंस लैंडिंग के बाद, और उन्होंने उसमें ड्रिल करके 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर की दूरी पर टेम्परेचर मेजर किया। लेकिन हमने क्या किया कि पहले 10 सेंटीमीटर में डिफरेंट हाइट्स पर क्या टेम्परेचर है उसको पहली बार नापा है। दूसरा, जो ये मेजरमेंट हो रहा है ये सदर्न पोलर रीजन में हुआ है जहाँ पर अभी तक लैंडिंग ही नहीं हुई। तो हम लोगों को ये पता ही नहीं है कि वहाँ पर किस प्रकार की वेरिएबिलिटीज़ होंगी, किस प्रकार का टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और क्योंकि यह हमारा मिशन एक लूनर डे 1 लूनर डे का था, क्योंकि एक लूनर डे 14 अर्थ दिवसीय दिन का होता है, तो हमने करीब करीब 12-13 दिन तक ये पता लगाया कि टेम्परेचर कैसे चेंज होता है जब सन जो है उस जगह पर एक दिन में एक छोर से ईस्ट से वेस्ट जाता है। तो ये जो जानकारियां हैं ये बिल्कुल नवीन जानकारियां हैं जिसके बारे में अभी तक हमको नहीं पता है। आधार का जो भी डेटा है अगर वो सरकार के पास सुरक्षित रखना है तो उसके लिए क्वांटम कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि जो डेटा है वो उस इंसान तक रह सके और सिर्फ सरकार तक पहुंच सके, ताकि बीच में कोई भी हैकर उसे हैक ना कर सके और उसका गलत उपयोग ना कर सके। और इस पर पूरा इंक्रिप्शन की बनाया गया है PRL के माध्यम से। इसी के साथ साथ जो क्वांटम मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, नेशनल क्वांटम मिशन, उसमें PRL का काफ़ी योगदान होने वाला है, क्योंकि PRL में क्वांटम कंप्यूटेशन या क्वांटम कम्युनिकेशन के ऊपर काफ़ी काम होता रहा है। और करीब करीब लास्ट 1 दशक से PRL में क्वांटम कम्युनिकेशन, QKD यानी कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, सिंगल फोटोन सोर्सेज को बनाना जिसको कि हम हैक ना कर सके, सिग्नल्स को इस प्रकार को प्रोड्यूस करना, उसके ऊपर कार्य होता रहा है। और हम लोगों ने PRL में करीब करीब 200 मीटर फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन करके दिखाया हुआ है। इसी के साथ हमने ये भी दिखाया है कि क्या हम फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन के साथ साथ फाइबर ऑप्टिक्स के संग इसको लिंक करके क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन को भेज सकते हैं। और ये एक प्रोजेक्ट था हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ, जिसमें कि हमने दिखाया कि फ्री स्पेस 200 मीटर के क्वांटम कम्युनिकेशन को फाइबर ऑप्टिक्स के लिंक के साथ की को भेजा जा सकता है, और यानी कि हम इस प्रकार के कम्युनिकेशन को भी सेव कर सकते हैं। जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं एन्क्रिप्शन के लिए, वो एन्क्रिप्शन क्वांटम कंप्यूटर जब आएगा तब वो एन्क्रिप्शन नहीं रहेगा। तो इसीलिए डिफरेंट एजेंसीज क्या करते हैं कि दूसरे का इन्फॉर्मेशन को डेटा माइनिंग बोलता है, डेटा को कलेक्ट करके जमा करते हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब क्वांटम कंप्यूटर आ जाए। तो जब क्वांटम कंप्यूटर आ जाएंगे तो ये जो एन्क्रिप्शन हम लोग यूज़ कर रहे हैं आज का डेट में, वो एन्क्रिप्शन नहीं रहेगा, इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा। इसीलिए क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए जो कि प्रिंसिपल के साथ होता है। जैसे कि मैंने बोला कि नो क्लोनिंग थ्योरम और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि किसी भी प्रोसेस का डिफिकल्टी के साथ कुछ लेना देना नहीं है। तो इसमें जो की हम लोग जनरेट करेंगे, क्वांटम कंप्यूटर भी उसको ब्रेक नहीं कर सकता। इसमें क्या होगा कि अल्टीमेट सिक्योरिटी हमें मिलेगा। यही ये है, इसकी वजह से कि हर कंट्री क्वांटम कम्युनिकेशन के ऊपर मेहनत कर रहा है। क्या आपको पता है दिसंबर 2024 में रॉबर्ट गगनयान के माध्यम से भेजा जाएगा, जिससे ये पता लगाया जाएगा कि आने वाले समय में जब हमारे अंतरिक्ष यात्री नील गगन में जाएंगे तो उन्हें वहाँ पर कौन सी तकलीफें हो सकती है और उन तकलीफों से कैसे निपटा जा सकता है। गगनयान जो मिशन है वो है एस्ट्रोनॉट्स को आकाश में लेके जाना, उनको कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना और उसके बाद उनको सेफली वापस लेके आना। तो एक पार्ट है टेक्नोलॉजी का, जिसमें कि आप इस प्रकार की टेक्नोलॉजी डेवलप करें कि एक ह्यूमंस स्पेस में जाएं और कुछ समय बिताने के बाद सेफली लौट के आएँ। दूसरा है कि वो जाने के बाद करें क्या, एक्सपेरिमेंट्स कौन से करें। तो PRL का जो पार्ट है वो है कि साइंस, किस प्रकार की साइंस की जाए। अभी PRL ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स को प्रपोज किया हुआ है, जैसे कि आप अगर आकाश में जाते हैं तो माइक्रोग्रेविटी होता है, तो क्या माइक्रोग्रेविटीज़ में कुछ ऐसी ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स हो सकता है या कुछ बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं जिसके कारण हम ये पता करें कि लो ग्रेविटी में या जीरो ग्रेविटी में क्या होता है, या इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स को किया जाए जहाँ पर लो ग्रेविटी में प्रक्रिया हो सकती हैं जो कि
जीवन नहीं हो सकती है, या इसका रिवर्स। तो इस प्रकार के साइंस के एक्सपेरिमेंट्स को PRL में किया जाएगा। और जो हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनने की बात हो रही है, अगर वो होता है तो हमारे पास परमानेंटली एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल होगा माइक्रोग्रेविटी या जीरो ग्रेविटी कंडीशंस के लिए, जहाँ पर हम लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट्स को भी कर सकते हैं। सूर्य की अत्यधिक तपिश अगर बहुत कम हो जाए तो वो पृथ्वी के लिए मुसीबत का कारण बन सकती है। उसका कारण ये है कि ठंडे इलाकों में बीमारियों का उद्भव होगा, जिसके कारण हम लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि हमने सामना किया था कोरोना महामारी का। अभी सूर्य जो है वो सोलर मैक्सिमा पीरियड में चल रहा है, और अभी इसका डिक्लाइन चालू होने वाला है। तो कह सकते हैं कि अगले 4-5 साल में ये अगेन सोलर मिनिमम में जाएगा। और जहाँ तक क्या कह सकते हैं, वायरसेस या बैक्टीरियाज की जो बढ़ोतरी होती है सोलर मिनिमम पीरियड में, उसका कुछ कोरिलेशन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, क्योंकि अंततोगत्वा कुछ ना कुछ आपस में कोरिलेशन तो रहता ही है। और उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जब सोलर एक्टिविटी मिनिमम होती है तो जो बाहर के चार्ज पार्टिकल्स हैं वो पृथ्वी की तरफ आ सकते हैं, जिसमें कॉस्मिक रेज आती है। कॉस्मिक रेज की इंटेंसिटी भी सोलर रेडिएशन के द्वारा या सोलर विंड के द्वारा मॉड्यूलेट होती है। तो अगर सन एक्टिव है तो कॉस्मिक रेज कम आती हैं, सन कम है, एक्टिविटी कम है तो कॉस्मिक रेज ज़्यादा आती है। तो उसकी वजह से कुछ कोरिलेशंस हो सकते हैं, जिसके कारण जो है इस प्रकार का हमको एक कोरिलेशन मिलता है कि डिसीजेज या वायरसेस या बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं जब सोलर मिनिमा होता है कंपेयर टू सोलर मैक्सिमा। सूरज गंभीर बीमारियों के सामने हमारी रक्षा करता है, लेकिन अगर सूरज की तपिश कम हो जाए तो उन्हीं बीमारियों से हमें लड़ना भी पड़ता है। तो इसका हल क्या है? तो इसका हल है सागर की गहराइयों में, जिस पर संशोधन कर रहा है PRL। तो अगर आप पूरी समरी को छोटे से शब्दों में बोलना चाहें तो आप कहेंगे कि PRL में जो रिसर्च हो रही है वो कोर ऑफ द अर्थ टू एंड ऑफ यूनिवर्स है।